स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। इस वीडियो में हम लोग 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके तहत आज जो हमारा जो होगा प्रीवियस ईयर, उसमें हम लोग 71वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं हमारे चैनल पर जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं, इसमें हमने 66वीं बीपीएससी लेकर जो है 71वीं बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर के पीटी के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं। और ये 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसी कड़ी में आज हमारा जो हम लोग डिस्कस करने वाले 71वीं बीपीएससी को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले। 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे चैनल। इसके अलावा जो है स्टडी 5 हमारा चैनल है, इसके तहत हम लोग डेली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस कर रहे हैं, जिसके तहत अभी जो 72 नेशनल फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, उसकी भी हमने वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 72वीं बीपीएससी का एग्जाम जो है अब डिले हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया, और संभावना है कि सितंबर में होने की संभावना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर, इसके अलावा जो अभी हाल ही में बीपीएससी के दौरान जैसे ऑडिटर के होंगे, स्टेनोग्राफर, इन सब के जो एग्जाम हुए हैं उन सबको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये जो सकते हैं सेट नंबर ई से संबंधित है, और पहले सेट में जो है पहला 10 प्रश्न जो है आपके मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। हम लोग इंपॉर्टेंट जो जीएस है उसी को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि अभी जो जीएस ये जो रीजनिंग है उसके डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं, लेकिन जो जीएस वाले प्रश्न बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। देख सकते हैं जो भी डिस्कस किया जाए ऑफिशियल ऑथेंटिक आंसर किसे किया जाता है, ऑफिशियल जो बीपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जाए उसी के द्वारा। आपके आंसर डिले हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर जो है वही वैलिड है। तो पहला रीजनिंग से संबंधित था, तो इसका स्टेथोस्कोप हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप देख सकते हैं, सेकेंड का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर थर्ड का जो है डी हो जाएगा ससुर। उसके अलावा जो आपके जो फोर्थ नंबर जो है इसका ए हो जाएगा पूर्व। फिफ्थ नंबर का जो है अरेंज करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 का आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 7 का हो जाएगा ए 77 ऑप्शन। 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी 9 और 50। उसके लिए 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 35। और जो 10वां नंबर प्रश्न है जो रीजनिंग का लास्ट प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। खास करके जो है नए स्टूडेंट है उनके लिए जो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण है अगर 72वीं बीपीएससी के लिए। अब देख लेते हैं जो जीएस के पोर्शन है उस चीज़ का। पहला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है, ये भी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि पूछा जा चुका है। लेकिन अगला जो प्रश्न है ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कोसी मेची लिंक परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए नदी जोड़ो परियोजना के बारे में तो थोड़ा सा इसका हम लोग डिटेल्स में करेंगे, तो इसका पहले हिस्ट्री देख लीजिए। बात किया जा रहा है कि भारत में आप सभी को पता होगा जो खास करके उत्तर का क्षेत्र है, जैसे उत्तर बिहार भी आप देख सकते होंगे बाढ़ के लिए है, और दक्षिण बिहार जो सूखे के लिए, उसी तरीके से दक्षिण भारत भी सूखे के लिए भी प्रभावित क्षेत्र है। तो उसी के लिए जो है सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं ब्रिटिश काल में ही 1999 में जो है सर आर्थर कॉटन के द्वारा, उसके अलावा योजना आयोग के द्वारा 1960 में जो है केएल राव के द्वारा एक योजना लाया गया था जिसमें नदियों को आपस में जोड़ने की बात की गई थी। उस वक्त गंगा नदी और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने की बात की गई थी, ताकि जो है जल की समस्या को यानी कि सही उपयोग किया जाए और जल की समस्या जो है सूखे की समस्या उस चीज़ से निजात पा सके। तो नदी जोड़ो परियोजना क्या है समझ लीजिए। तो जल आधिक्य वाली नदियों को कम नदियों वाली पानी से जोड़ना है, यानी कि वैसी नदियों को आपस में जोड़ना है जिस नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे माँ गंगा नदी है वहाँ पर पानी अधिक है, और कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पर पानी कम है, तो उनको आपस में जोड़ना है। और जो क्षेत्र सूखा प्रभावित है उन क्षेत्रों को क्या करना है, जल की समस्या को सॉल्व करना है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, और बाढ़ की जो समस्या उस चीज़ को भी नियंत्रित करने के लिए ये लाया गया था। तो ये हमने हिस्ट्री देखा। अब बात कीजिए भारत की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना वो है केन बेतवा परियोजना है, और भारत की जो दूसरी परियोजना ये है कोसी मेची लिंक, और ये बिहार की पहली है। तो भारत की पहली कौन है, कोसी मेची लिंक, याद रखिएगा। भारत की पहली क्या है, तो भारत की पहली जो है ये है केन बेतवा, हमने बिहार बोल दिया। तो भारत की पहली जो है केन बेतवा लिंक क्या है, भारत का पहला जो है केन बेतवा, याद रखिएगा। केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ना, ये भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। और भारत की जो दूसरी है जो बिहार की पहली होती है वो है कोसी मेची लिंक परियोजना हो जाता है। कोसी मेची लिंक जो है आपका कोसी नदी और महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी, उसको आपस में जोड़ा जा रहा है। और इससे जो लाभ होने वाला है आप सभी को याद रखना चाहिए। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन सबको
फ़ायदा ये होने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में इसके अलावा जो अन्य नदी जोड़ों परियोजना जो प्रस्तावित है उसमें ध्यान रखिएगा सकड़ी नदी और नाटा नदी को, उसके अलावा गया नदी जो है आपका जो है गंडक नदी, नून नदी और बाया नदी को आपस में जोड़े जाने की बात की गई है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना के बारे में हमने बात किया कि केएल राव योजना के द्वारा गंगा नदी और कावेरी नदी को जोड़ने की बात की थी और सबसे पहले विचार जो है सर आर्थर कॉटन के द्वारा दिए गए। भारत का पहला नदी जोड़ो परियोजना कौन है? केन बेतवा। और बिहार का जो पहला और भारत का दूसरा कोसी मेची लिंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो है 13th नंबर, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, 2024 में आया था और जब आया था हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। भारत में देखा जाए तो वर्ष 2024 में 5 नई शास्त्रीय भाषा को दिया गया था और इससे पहले थे 6, तो टोटल को जोड़ दिया जाए तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 5 नई भारतीय भाषाओं को जो दर्जा दिया गया तो उसमें थे पाली, प्राकृत, असामी, मराठी और बंगाली। और इसके अलावा 6 अन्य तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब 6, उड़िया, तो टोटल जो 11 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 को जो नए 5 है जिसमें पाली, प्राकृत, असामी, मराठी और बंगाली को 2024 में दिया गया। एक है 14 नंबर प्रश्न, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता किस संगठन के द्वारा दिया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है पक्षी अभयारण्य जो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इसके द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? तो वर्ष 2004 में दिया गया। ये भी आपसे ध्यान रखें। तो आपसे अब पहले संगठन के बारे में पूछा, हो सकता है कि आगे आपसे ईयर पूछ दिया जाए या फिर किस पक्षी अभयारण्य को दिया गया, तो याद रखिएगा। ये नागी नकटी पक्षी अभयारण्य की बात की जाए तो ये भारत के रामसर स्थल में शामिल है। वर्ष 2024 में जो इन्हें रामसर स्थल नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को दिया। और ये किस जिले में बिहार के? तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे बिहार के पक्षी वन्यजीव अभयारण्य को हमने बिहार ज्योग्राफी में डिस्कस किया, अगर नहीं किया है तो आप जाकर, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। जमुई जिले का ये है। नेक्स्ट है एक करंट अफेयर से संबंधित है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस उस वक्त जो मधुबनी में आयोजित हुआ था इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट है ये लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नासा का मिशन है, वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया था। और जो लूनर का मतलब होता है चांद, चांद के लिए लूनर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करने के लिए नासा के द्वारा वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देख सकते हैं कि आगामी सभी एग्जाम्स के ध्यान में रखते हुए अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो जो रिलेवेंट बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे एनसीईआरटी सार हो जाए, घटना चक्र हो गया, करंट अफेयर्स के लिए बुक हो गया, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे 72वीं बीपीएससी हो, उसके अलावा जो एडीओ हो, सीजीएल हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अफीर कांश से अभिप्राय किन लोगों से है, आपके पूछा जा रहा है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक समूह है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो 18वां नंबर प्रश्न है ये आपका जो था ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इसका आंसर बी हो जाएगा, राजों की बावली। नेक्स्ट है ये भी 19 जो आपका जो करंट अफेयर से संबंधित अब नहीं पूछा जाएगा। 20 नंबर वाला भी प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित ये भी नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा ये GSLV F15 मिशन ये भी आपके करंट अफेयर से संबंधित, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो है आपका जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से हो जाता है क्योंकि ये G20 का पहला सम्मेलन था जो भारत में हुआ था, इसलिए ये दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। और अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट, जिसमें पूछा गया था कि भारत जो है G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता कब की, तो वर्ष 2023 में किया था। कब किया था? भारत G20 का पहला बार किया था G20 का 2023 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये 18वां सम्मेलन था। तो पूछा जा रहा है, इसमें बताया गया कि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ तो गलत है, उसके विषय भी गलत है। और ये रियो दिल्ली में हुआ तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा। फिर ये 23वां नंबर प्रश्न वर्ष 2024 के करंट अफेयर से संबंधित है लेकिन ये भी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को देखेंगे। 24 नंबर भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है। उसके अलावा जो है मई में एक जो ग्लेशियर को दिया गया, ये प्रश्न को फिर से एडीओ में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, याला ग्लेशियर। देख सकते हैं जो भी है आपका ये करंट अफेयर्स वाले है उस सेक्शंस को यहाँ से देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपके जो है जो 27 नंबर ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, यानी पहले रीजनिंग के थे फिर करंट अफेयर से संबंधित 30 प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं। देख सकते हैं ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। उसके अलावा जो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आ जाता है, हाँ यहाँ से ये भी देख सकते हैं सिंधु जल संधि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सिंधु जल समझौता को जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, पूछा जा रहा है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था जिसपे उस वक्त नदी के पानी रोका गया था, किस दृष्टिकोण से ये पूछा गया था। तो बात कर लेते सिंधु जल समझौता के बारे में। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ हुआ था। और बात कीजिए कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान के कराची में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 19 सितंबर 1960 को कराची के पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ। इसके तहत जो है आपको जो है 3 नदियों का जल भारत को मिला और सिंधु और अन्य 3 नदियों का जल जो है आपको किसको, पाकिस्तान को दिए थे। भारत में 3 नदियों का जो जल जो मिला था उसमें याद कीजिएगा ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को जो मिला था ये 3 नदियों का जल मिला था, इसका ट्रिक है BRS, ब्यास रावी सतलज, यानी बी से ब्यास, आर से रावी और एस से सतलज, ये 3 नदियों का जल भारत को मिला था। उसके अलावा सिंधु नदी में से भी 20% बताया गया था कि भारत जल ले सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, उसी में पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं भारत में। तो रावी भारत के लिए है, सतलज है, ब्यास है और झेलम नहीं है, से ये ध्यान रखिएगा। तो ब्यास रावी सतलज है तो झेलम नहीं है क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। और सिंधु, झेलम, चेनाब ये सब पाकिस्तान को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो प्रश्न नंबर, ये भी UNDP के उस वक्त करंट अफेयर से संबंधित था, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसका बताया जा रहा है कि गरीबी क्षमता गरीबी माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, इसका 1 और 2 हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाएगा तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो देख सकते हैं यहाँ पे अब आ जाते हैं। नेक्स्ट ये NFHS 545 तक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं प्रश्न आपके जो GS के प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से करंट अफेयर्स का है लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं आपका बिहार का मिशन दक्ष से संबंधित प्राथमिक। आपको लग रहा है कि भगा के बता दें, नहीं, जो करंट अफेयर्स में भी रिलेवेंट है, जो पूछा जा सकता है उसको कर रहे हैं, लेकिन जब GS के सारे सेक्शन आ जाएंगे उसको एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे। तो इसका जो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, C हो जाएगा। ग्रेड स्तरीय दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका जो प्रश्न आ जाता है खास करके 55 से, यहाँ से ये 56 से, यहाँ से आपके GS के प्रश्न आ जाते हैं। करंट रीजनिंग के, तो यहाँ से एक एक और डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रश्न क्या था, तो प्रश्न है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और ऑप्शन D लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो बात की जाए कि जो आर्टिकल है हमारे संविधान का 98 आर्टिकल में बताया गया है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जो है परामर्श लेना होता है किससे, लोकसभा अध्यक्ष से। तो इनकी नियुक्ति जो होता है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, यानी राष्ट्रपति कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अयोग्य नहीं है। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श दे सकता है, उसके अलावा संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता और सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बात किया जाए महान्यायवादी का, तो भारत का जो सबसे बड़ा, नाम से स्पष्ट महान्यायवादी, सबसे बड़ा जो न्याय करने वाला व्यक्ति यही है, सरकार का जो है वकील होता है और भारत सरकार पर अगर कोई केस करता है तो भारत सरकार की तरफ से यही जाता है लड़ने के लिए। इस पॉइंट को इन्हें जो भारत के किसी भी सदन में किसी भी कोर्ट में पेश होने का अधिकार है भारत सरकार की तरफ से। ये यहाँ तक कि विधान जो संसद होता है उसमें भी ये शामिल होते हैं, सिर्फ मत नहीं देते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, इनका जो पहला ऑप्शन था कि सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई हेतु अयोग्य नहीं है, तो ये कर सकते क्योंकि भारत सरकार का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, इसलिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सरकार सदन के प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ये लेता है, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति जब सलाह मांगते तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर B ही सिर्फ इनके बारे में सही होगा और सब गलत है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ये है आपका जो है समवर्ती सूची के विषय से संबंधित है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित विषयों पर कौन समवर्ती सूची के विषय है। समवर्ती सूची कहने का मतलब ये होता है वैसे विषय जिस पे जो है संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। संघ सूची पे संघ सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती पे दोनों मिलकर बनाते हैं। तो कौन आता है, वन्य जीव सुरक्षा, कृषि पराय,
विद्युत उपभोग तथा बिक्री पर कर और मूल्य नियंत्रण। बात की समवर्ती सूची में जो आपके आ जाते हैं ये आते हैं वन्यजीव सुरक्षा और दूसरा जो है मूल्य नियंत्रण। ये जो है आपके जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है कि गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। डीपीएसपी को 3 में बांटा गया, एक है समाजवादी सिद्धांत के आधार पे, एक है गांधीवादी और एक उदारवादी के आधार पे। तो इसमें पूछा गांधी जी के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते क्या है, तो ग्राम पंचायत ये गांधी जी का सपना था, गांधी जी का यही सपना था कि अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को अभी क्या करना है, समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या कभी कभी रिलेवेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, तो ए और डी ये ऑप्शन पूछा क्योंकि गांधीवादी अनुरूप नहीं है, तो ये तो 2 को होगा ही नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो समान नागरिक संहिता, तो एक समान नागरिक संहिता जो ये उदारवादी विचारधारा है, याद रखिएगा। लेकिन हमसे बोला जा रहा है गांधीवादी नहीं है, तो उदारवादी विचारा जो है गांधीवादी तो नहीं है। फिर ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, तो गांधी जी कुटीर उद्योग की बात करते हैं। और दूसरा है काम का अधिकार, काम का अधिकार जो है ये समाजवादी, तो गांधी जी जो है बात करते थे ग्राम पंचायत का कुटीर उद्योग, ये दोनों गांधीवादी विचारधारा है। अब जो 2 बच जाते हैं, समान नागरिक संहिता जो कि उदारवादी है और काम का अधिकार जो है ये समाजवादी, तो 2 और 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट है 60वां नंबर पे है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये संविधान के अनुसूची से संबंधित है और संविधान की अनुसूची को ऑलरेडी हमने इंडियन पॉलिटी में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ इंडियन पॉलिटी आप जाकर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है 4थी अनुसूची से संबंधित है, तो ये राइट है। शपथ का प्रारूप तीसरा से है, ये भी सही है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर सकते हैं, एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, तो तीसरी कसम से याद रख सकते हैं। तीसरा का संबंध शपथ यानी कसम से है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठा, ये गलत है। और 7वीं अनुसूची में जो है में ही 3 विषय दिए गए हैं। सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो तीनों सही है। ए बी डी गलत सही है, तो सी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, इसमें पूछा जा रहा है 61 नंबर प्रश्न कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन था मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक मंत्री का मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श, तो ये होता है प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही जो किया जाता है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और उसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य विधायिका के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन दिया जा रहा है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। ऑप्शन सी यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचार पर चर्चा कर सकती है और किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता प्रश्न किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि किसी भी राज्य में जो है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश या कोई भी भाषा हो सकता है, कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, या कोई भी भाषा, तो ये राइट ऑप्शन हो जाता है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है। इस पॉइंट को अभी हमने महान्यायवादी कहा, तो केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य महाधिवक्ता होते हैं, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, तो दूसरा गलत है। बात की जो है कि उच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका का जो है कहीं भी किसी भी सदन में चर्चा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा पूछा जा रहा है किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का, ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ये सारे आंसर जो दिए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर की से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। किस तरीके से ध्यान में रखा जाना चाहिए, यही पूछा जा रहा है। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, तो ये स्टेटमेंट सही है कि सामान्य जन का हित संरक्षित होना चाहिए। दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, जो जरूरी है वो मिलने चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और सामाजिक हित बेहतर नहीं है, ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक हित बेहतर नहीं है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो ये बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के औचित्यपूर्ण प्रावधान के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका 64वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। आपके ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं, यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन गलत है। यहाँ पे देखिए गलत पूछा जा रहा है कि गलत कौन है, तो बताया जाए सदन का आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है।
ऑप्शन नंबर बी, स्थगन से सत्रावसान होता है। और तीसरा है विघटन सदन को समाप्त करता है। और स्थगन के नेता द्वारा अकेले इसका स्थगन किया जा सकता है। और जो है ये चौथा पॉइंट हमने देख लिया। इसका राइट आंसर गलत पूछा जा रहा है कि गलत कौन है, तो चौथा जो हो गया ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, चौथा गलत नहीं है, असत्य मतलब पूछा जा रहा है, गलत है, तो इसी के बारे में जो हो जाएगा। और आयोग के द्वारा जो है इसका जो बताया गया था कि जो है डी आंसर हो जाएगा। और डी बसु बुक को स्रोत बनाएगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है 66 का, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो ये किया जाता है पंचायत की वित्तीय स्थिति के लिए जो आपको वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, यानी कि डी हो जाएगा। फिर जो है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है आपके भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग निर्यात से, सही है। घरेलू उत्पादन है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने से, ये सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर वाले पॉइंट को और डिस्कशन पे ध्यान देंगे, जिसका राइट आंसर है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य, 68 का। नेक्स्ट है आपका जो है 69 का, जो निंदा प्रस्ताव, ये जो बात किया जी इस प्रश्न के बाद जो है आयोग के द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, तो इस प्रश्न को हटा दीजिए। नेक्स्ट है 70 नंबर जो प्रश्न है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो बात करें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। राज्यों के बीच विवाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट में होता है। मौलिक अधिकार, ये पॉइंट आपका सही है, फंडामेंटल जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71वां नंबर, अब यहाँ से पॉलिटी के प्रश्न हो गए, अब यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे प्रश्न है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वायु सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया। तो ये सुरक्षित, देखिए कांग्रेस के स्थापना से संबंधित दो सिद्धांत थे। एक थे आपके जो त्वरित चालक का सिद्धांत जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था, और दूसरा था सुरक्षित बालों का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश पर अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब बात की जाए कि 1911 का जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था उसमें घोषणा कर दिया गया था 1911 में कि जो है भारत की राजधानी अब नई दिल्ली बनेगी। और 1912 में भारत में जो है नई दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दिया गया, 1912 में बन गई। तो इसी दौरान जब लॉर्ड हार्डिंग जब यहाँ पे दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी वक्त उन पे जो है लोगों के द्वारा विरोध किया गया और दिल्ली षड्यंत्र के नाम से उन पे बम फेंका गया। तो यही जो है लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर में पूछा जा रहा है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो ये है आपके लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, AMO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19 सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थियोडर बेक हो जाएगा। नेक्स्ट है द यंग इंडिया। अब इस प्रश्न को देखिए आयोग किस तरीके से किया है। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। अब इस प्रश्न का जो है आपने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा यंग इंडिया लेख पढ़ा होगा। जैसे गांधी जी अपना 11 सूत्री यंग इंडिया लेख से रखते हैं, लाला लाजपत राय सुरक्षित बालों का सिद्धांत भी यंग इंडिया के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पे यंग इंडिया हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में था द यंग इंडिया, क्या था, द यंग इंडिया। और यही द के कारण ही जो है इस प्रश्न को जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो किस कमीशन में राजनीतिक समूहों और दलों के बीच सभी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी बढ़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइमन कमीशन। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया गया था। भारत आगमन 1928 में हुआ था। और साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसका जो बात किया जा रहा है जो है इसका नाम था भारत सांविधिक आयोग, और इसी के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पे जॉन साइमन कमीशन को साइमन कमीशन नाम रखा गया था। और इसमें लॉर्ड इरविन के कहने पर ही भारतीयों को जो है इससे बाहर रखा गया था। टोटल इसमें 7 सदस्य थे, सभी सदस्य जो है ब्रिटिश के थे, इसीलिए से जो है व्हाइट बर्ड कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, या व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। और इसी के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया था 1930 में। उसी के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, 1930, फिर 31 और 1932। कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ 1900 जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो है 77 नंबर प्रश्न कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो
का प्रसिद्ध नारा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बात की जाए आज़ाद हिंद फौज, इसे जो है इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना या भारतीय राष्ट्रीय बल कहा जाता है। इसका गठन जो 1942 में जो है किसके, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। जापानी मेजर आईजी फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह के सहयोग से इन्हें बताया गया था। बात किया जा रहा है कि जब जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं, जब आईएनए की दायित्व संभालते हैं, तब इनका नाम जो आज़ाद हिंद फौज कर दिया जाता है। इससे पहले इसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी था, जिसे सामान्यतः आज़ाद हिंद फौज के ही नाम से कहा जाता है। तो इन्होंने संभाला, यानी कि जो है इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया या सेकेंड शाखा का निर्माण किया या गठन किया, और इन्होंने ही नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन इन्होंने किया था, जो भारत की पहली जो है, आगे इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली जो है प्रांतीय सरकार जो थी, जो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, उस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो भारत छोड़ो, और उसी वक्त गांधी जी ने नारा दिया, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस अभियान में मर जाएंगे। वैसे भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, बताइए, कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया। तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन को दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान को नया मूर्त रूप दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भारत शासन अधिनियम 1947 हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को लाया गया था, और इसी के तहत जो है भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्य बने थे। और जब बात भारत को आज़ादी इसी से मिली थी, और जो है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त को। वहाँ पे जीएमटी के कारण भारत का जीएमटी 5.5 घंटा और पाकिस्तान का 5 घंटा है, जिस वजह से वहाँ 14 अगस्त था और भारत में 15 अगस्त हो गए थे। 1919 का अधिनियम की बात की जाए, 1919 का अधिनियम की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और 1919 के तहत ही क्या किया गया था, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, तो 1998 के तहत प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, और जो है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और 1935 के अधिनियम की बात की जाए तो प्रांत में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, और जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और जो है राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो है प्रश्न जो है 81वां नंबर, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके। तो होम रूल के संबंधित दो नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों नहीं थे, इन्होंने किया था। बाल गंगाधर तिलक की शाखा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब तक फैला था, और एनी बेसेंट की टोटल 200 शाखा थी, और ये 200 शाखा में इनकी जो शाखा बिहार में थी, और इसी क्रम में ये 2 बार पटना आती है 1918 में, एक अप्रैल में और एक जुलाई में आती हैं, याद रखिएगा। 18 अप्रैल और 25 जुलाई के आसपास आती है, 2 बार यहाँ पे पटना का दौरा करता, ताकि जो होम रूल को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच हुआ था। चंपारण आंदोलन के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया, एक इसका थ्योरी डिस्कस किया, एक में हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल्स में है। चंपारण कृषि कमेटी की जो गठन जो किया गया था, ये जो है आपका जो है जिसे चंपारण कृषि जांच कमेटी या एग्रीगेरियन कमेटी कहा जाता है। उस वक्त एडवर्ड अल्बर्ट जो रहते हैं भारत के उपराज्यपाल रहते हैं, उन्हीं के कारण जो होता है FG सलाई की अध्यक्षता में गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा दबाव के कारण जो होता है, आपको जो है चंपारण कृषि कमेटी का गठन किया जाता है। गांधी जी और किसके साथ होता है, उस ब्रिटिश सरकार के, लेकिन ब्रिटिश सरकार उस वक्त क्या था, भारत सरकार के। तो गांधी जी और भारत सरकार के बीच में ही होता, और इसी के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है कि आपको जो चंपारण सत्याग्रह, जो नील किसान का जो मुद्दा मांग था, वो सही है। और उसी के बाद जो हो जाता है, क्या किया जाता है, नील जो चंपारण विद्रोह जो होता है नील किसानों के द्वारा, उनकी मांग को कर दिया और नील पद्धति जो 3 कठिया पद्धति है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, और किसानों को 25% लगान भी वापस दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं देखा है चंपारण सत्याग्रह का वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। तो यहाँ पे देखिए, राजकुमार शुक्ला भी किसान नेता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी किसान नेता है, आचार्य नरेंद्र और बाबा रामचंद्र। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा किसान नेता नहीं पूछा, किसान सभा की बात हो रही है। किसान सभा का जो नेता थे
इसमें जो स्वामी सहजानंद से। और बिहार में किसान सभा का गठन जो करने के, अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन करने के, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में किया जाता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया जाता है। किसान सभा का नेता पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर। ये क्वेश्चंस को जो है आयोग इसलिए नाम के आधार पे बताया गया था कि ये नाम क्या है इनका, तो इनका जो नाम जो दिया गया था ये है ऑप्शन नंबर, ये जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया था राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इनका जो नाम जो आयोग की तरफ से था रंगनाथ या रघुनाथ शर्मा था, जबकि रघुनाथ सिंह दिया गया था, इसलिए इन्होंने बताया कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका जो है मार्च 1939 में बिहार में मुख्यमंत्री कौन बने। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर से देखिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको लग रहा है कि इनमें से कोई क्यों नहीं, जबकि हमने बचपन से पढ़ा श्री कृष्ण सिंह। तो आयोग का कहना था, आयोग का यही स्टेटमेंट था कि जो है उस वक्त मुख्यमंत्री जैसा कोई शब्द नहीं था, उस वक्त जो था प्रीमियर शब्द यूज होता था। 1937 में जो है इलेक्शन होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इलेक्शन होता है, और बिहार के जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस वक्त प्रीमियर शब्द था जो प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट रहता था, लेकिन मुख्यमंत्री नामक कोई शब्द नहीं था। और प्रश्न में क्या दिया गया? मुख्यमंत्री दिया गया। इसलिए आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री शब्द नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, तो कैसे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। इसलिए आयोग के द्वारा जो है डी ऑप्शन दे दिया गया, और रीजन यही था कि उस वक्त प्रीमियर शब्द दिया गया था, प्रधानमंत्री शब्द था, मुख्यमंत्री शब्द नहीं था। तो आयोग ने इसका आंसर डी दिया। आगे इससे पीछे के एग्जाम में भले जितने भी हुए सब में श्री कृष्ण सिंह ही राइट आंसर है, और मुख्यमंत्री के रूप में उनका यही दिया जाता है, लेकिन आयोग यही माना है तो आप यही मान के चल सकते हैं। अब आगे के एग्जाम में हो सकता है आयोग क्या माने, ये आयोग के ऊपर है कि आगे इसको श्री कृष्ण सिंह के साथ दे या फिर डी मान दे, या फिर उसी तरीके से फिर से जो माना है कि प्रधानमंत्री शब्द ये होना चाहिए, ये आयोग के ऊपर है। नेक्स्ट है प्राचीन स्थल को मिलान और वर्तमान में किस राज्य में, उस चीज़ से पूछा जा रहा है। जैसे कर्ण सुवर्ण एक तरफ आपके दिए गए और इधर राज्य दिया था। कर्ण सुवर्ण जो है पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कर्ण सुवर्ण का संबंध है पश्चिम बंगाल से। प्राग ज्योतिष का संबंध है आपके असम से। उसके अलावा देख सकते हैं गिरनार आपका गुजरात में, और प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र से है। तो ये आपका लिंकअप हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्गी का संबंध ऋग वैदिक नहीं है। नेक्स्ट है आपका मिलान करना है, तो ये मिलान जो हो जाएगा, ज़्यादा समय ना हो इसलिए पॉइंट पे डिस्कस करें। चोल गंगम जो है ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। प्रयाग की सभा का जो निर्माण जो है हर्षवर्धन के द्वारा, और सुदर्शन झील जो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो देख सकते हैं उस तरीके से जो मिलान का होगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया था दिल्ली सल्तनत में। तो ये दिल्ली सल्तनत में बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा शासन किया था बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। 89 का सी हो जाएगा, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है आपका जो है 90 नंबर, प्राचीन भारत पे राजवंश का ट्रिक पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे पहले किए। तो सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले जो इसमें आ जाता है मौर्य वंश, फिर आपका जो होगा शुंग वंश आ जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आ जाएगा, शुंग के बाद आपका कण्व वंश आ गया, और उसके बाद जो होता है कुषाण वंश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट आपका 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है? गीतावली उनके द्वारा लिखा गया, विनय पत्रिका लिखा गया है, साहित्य लहरी ये नहीं लिखा गया, और कविता लहरी उनके द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, ये आपकी जो इमारत है और बनवाने वाले का नाम है। तो बात की जाए, काबुली बाग मस्जिद एक तरफ है, दूसरे तरफ है 2.5 दिन का झोपड़ा, तीसरे तहत है इलाहाबाद का किला, और ऑप्शन डी जो है एतमादु मौला का मकबरा। तो ये आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग कर सकते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा जो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाता है। उसके अलावा देख सकते हैं आपका इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा किया जाता है, एतमादु मौला का मकबरा जो नूरजहाँ के द्वारा, और काबुली बाग मस्जिद जो किया जाता है बाबर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मिला लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा राइट सही। नेक्स्ट है आपका जो है यहाँ से आ जाता है 93 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जेम्स अगस्टस हिस्सी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश सही है। रामा स्वामी नैकर ये जस्टिस पार्टी से संबंधित सही, और ज्योतिबा फुले जो है इनके द्वारा सत्यशोधक समाज के, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 94 नंबर,
जो एक तरफ पिता है और पुत्र का मिलान करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबर का पुत्र कौन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, तो बाबर का जो है कामरान से संबंधित है, अकबर का पुत्र रहता है सलीम रहता है, जहांगीर का पुत्र रहता है आपको जो देख सकते हैं खुसरो रहेगा, और शाहजहां का मुराद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर कि जो है आपके जो है बौद्ध संगति जो होते हैं, टोटल 4 बौद्ध संगति होता है, RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में, और चौथा जो है कहाँ पे, कश्मीर का कुंडलवन में। तो बिहार में यही नहीं आयोजित होता, यानी कि चतुर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी आयोग डिलीट किया था, क्यों डिलीट किया उस चीज़ को देखेंगे। बात यह जब प्रश्न पूछा जाए कि जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष थे, गलत है, क्योंकि 1938 में हरिपुरा में रहते और 1939 में त्रिपुरा में, तो पहला गलत हो जाता है। बात किया जाए कि जनवरी 1941 में वह घर से नज़रबंदी से भागे, तो सही है, क्योंकि 1940 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कलकत्ता के जेल में रखा जाता है, वो जेल से फिर अपने भतीजे के मदद से यहाँ से भाग जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। और तीसरा जो है उन्होंने 21 अक्टूबर को 1943 भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, तो जो है ये सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। यहाँ भी आपको अगर लग रहा है तो हिंदी में के अनुसार आप पढ़ रहे हैं तो सही है, तो पहला नंबर ये गलत हो जाता है, दूसरा सही और तीसरा, तो 2 और 3 है कि नहीं, तो 2 और 3 यानी कि बी होना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो इस प्रश्न का बी होना चाहिए, लेकिन जो है आयोग के द्वारा जो है बीपीएससी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अस्थायी सरकार को इन्होंने बोला कि आप इंग्लिश वर्जन देखिए, प्रश्न का इसलिए बोला जाता है कि प्रश्न का इंग्लिश वर्जन देखने बोला जा रहा है कि सही वर्ड जो होता है, ये जो सरकार जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था, इसका सही शब्द था इंग्लिश में प्रोविजनल शब्द। आप देख सकते हैं बीपीएससी प्रोविजनल आंसर की भी जा रही है, जिसे अनंतिम कहा जाता है हिंदी में। और जो है इसका जो है कहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया था प्रोविंशियल दिया गया, तो ये प्रश्न में प्रोविंशियल था, इस वजह से इनको लगा कि ये जो है गलत है, यानी ओरिजिनल वर्ड यही था, और बीपीएससी ने क्वेश्चन जो सेट किया था वहाँ पे प्रोविंशियल था, तो प्रोविंशियल के कारण अस्थायी हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर प्रोविंशियल के कारण इंग्लिश वर्जन के कारण तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो सिर्फ 2 बचता है, तो 2 वाला तो कोई है ही नहीं, एक, तो इसीलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो क्यों डिलीट किया आंसर पता चला, तो सही वर्ड है प्रोविजनल, लेकिन आयोग के द्वारा ही प्रोविजनल दिया गया था, इस वजह से इन्होंने प्रोविंशियल दिया गया था, इसलिए इन्होंने बताया कि गलत शब्द है वहाँ पे प्रोविजनल होना चाहिए, इस वजह से आयोग ने बताया कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट सिर्फ सही था, तो इसी आधार पर कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, तो बात किया जाए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। नेक्स्ट है 98 नंबर, यहाँ पे मिलान करने की बात की जा रही है कि जो है इसको मिलान करना है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो बात किया जाए कि आपको मिलान किस तरीके से करना है, तो देख सकते हैं वांडी वस का युद्ध जो होता है ये आपका 1760 में होता है, सालबाई का संधि जो होता है आपका 1782 में होता है, नंद कुमार को दंड जो होता है आपको किससे, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1773 से 85 के बीच में होता है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो होता है लगभग 1800 के आसपास होता है। तो इसका राइट आंसर जो मैच कराइएगा इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3124 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ, तो बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्र सबसे पहले जो प्रकाशन होता है वो होता है पटना हड़कारा का होता है, और ये कब होता है इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लीजिए कि कब कब होता है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में देख लें। तो पटना हड़कारा का जो होता है आपको जो होता है 1830 के दशक में होता है। वहीं जो होता है बिहार बंधु जो होता है 1870 में होता है। अखबार ए बिहार का जो होता है 1856 में, और जो होता है बिहार हेराल्ड जो होता है 1875 में। तो सबसे पहले किसका हुआ, पटना हड़कारा का हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो हो जाता है सुमेलित करना है घटना और संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो आपने देखा होगा राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका ए का हो जाता है फॉर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद दस्ता का गठन जो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास जंगल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। 1940 में बिहार के सत्याग्रही जो बनते हैं श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा अभी हमने डिस्कस किया स्वामी शाहजहानंद। तो ये आपके इस प्रकार से मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
100 का डी, यानी हम तक आपने 100 को देख लिया। देख सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स जो भी रहेंगे, जैसे अभी हाल ही में जो 72वीं नेशनल फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है चंदू चैंपियन के लिए, आपको देख सकते हैं कार्तिक आर्यन और मम्मूटी सर को दिया गया है। अब देख लेते ज्योग्राफी के लिए, तो 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखिए, टॉप 1000 प्रश्न के करंट अफेयर्स के सीरीज लाए जाएंगे, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 151 प्रश्न, मैजिनोट रेखा किस देशों के बीच में, तो मैजिनोट रेखा जो है ये आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 101 का बी। नेक्स्ट है आपका जो है हॉर्मुज जल डमरूमध, इसका जो है ट्रिक है HOF, H से होमरूज हो जाता है, O से हो जाता है आपका ओमान, F से फारस, तो फारस को पर्सिया या ईरान में भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पर्सिया से की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ पे आपका, तो ग्राउंड जीरो जो है आपका ये न्यूयॉर्क में है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है डेविल्स नेक कहाँ पे है, तो डेविल्स नेक जो है आपको हम ट्रिक से सारा चीज़ आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। डेविल्स नेक, डेविल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, राक्षस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राक्षस। राक्षस क्या होता है, सामान्यतः पे बोलता है ना कि राक्षस गर्दन पकड़ लेगा, गर्दन पकड़ के मार उड़ देगा। तो किसी भी व्यक्ति का आप गर्दन पकड़िएगा, सामान्यतः घर में भी खेल रहे हो भाई बहन के साथ, उसका गर्दन पकड़ लिए तो माँ बाप क्या बोलते हैं, राक्षस है क्या, गर्दन पकड़ लिया। तो गर्दन पकड़ेगा तो आदमी रोने लगता है, काँ काँ करने लगता है, तो वही क्रा हो जाता है, क्राई करने, यानी कि गर्दन पकड़ेगा तो रोने लगेगा, रोने को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं। तो डेविल्स नेक यानी कि जो राक्षस गर्दन कहाँ पे, क्रा नेक पे है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा बी, क्रा स्थल डमरूमध्य में। अब ये आप कभी भी नहीं बोलिएगा कि डेविल्स मतलब राक्षस, राक्षस क्रा क्रा करता है, गर्दन पकड़ता है। तो लदंग जो है ये संदर्भित करता है स्थानांतरणीय कृषि को संबंधित करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखें। 106 नंबर है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन जो है ये है गोदावरी नदी बेसिन, याद रखिएगा कौन सा है, गोदावरी नदी बेसिन है। नेक्स्ट है आपका जो है पंच प्रयाग है, उसी पंच प्रयाग में एक जो है आपका जो है देव प्रयाग है, इसी देव प्रयाग में जो है अलकनंदा के साथ कौन मैच करता है, जो होता है भागीरथी नदी, जो भागीरथी नदी मैच करता है, तो देव प्रयाग वाला, तो और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या, गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप प्रसिद्ध हैं, ये कौन है, तो ये आपके होंगे नारकोंडम और बैरन द्वीप हो जाएंगे। थोड़ा डिले, समय लंबा लग रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि है GI टैग से संबंधित ज्योग्राफी वाला पॉइंट करंट अफेयर्स का इसमें मैच किया गया। जैसे अभी बिहार से 3 उत्पाद को GI टैग दिया, कौन कौन है, जैसे नालंदा का 52 बूटी है, गया का स्टोन कट्टी कला है, पीढ़िया कला आपके भोजपुरी है, यानी कि पीढ़िया पेंटिंग को लिए दिया गया। और आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, हमने GI टैग के बारे में संपूर्ण जानकारी को डिस्कस किया है, आप जरूर देख लीजिएगा, निश्चित ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वो करंट आप देख सकते हो, उसका कैंची हो जाएगा। बात कीजिए भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र यह है शिमला में। फिर ज्योग्राफी में लोग आपकी जो है नेशनल पार्क से संबंधित कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में। लोकटक के बारे में पूछे तो ये लोकटक क्या है, तो ये एक झील है जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट 114वां नंबर जो है ये है आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क बिहार में बाघ अभयारण्य परियोजना के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो हो जाता है बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि VTR कहलाता है। इस पॉइंट को कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है और दूसरा जो बनने जा रहा है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, कैमूर में है, रोहतास में है, दोनों में या इनमें से कोई में नहीं, आंसर जरूर कीजिए कमेंट है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो ये है बैल, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब की गई, तो ये 2014 में किया गया। और जब नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना किया गया तो इसका डिटेल्स वीडियो हमने बनाया था, इसको यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वहाँ से प्रश्न है, तो कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्मनाशा नदी का उद्गम जो होता है कैमूर जिला से होता है। और इसे कर्मनाशा इसलिए कहा जाता है, 2 नाम इस पर लिखा है, कर्म प्लस नाशा, यानी मान्यता कि इस नदी में जो ही व्यक्ति नहाता है उसके जो है जितने भी पुण्य कर्म होता है उनका छिन्न हो जाता है, इसलिए उसे हटा दिए, मतलब कर्मनाशा नदी कहा जाता है। अब इस प्रश्न को भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न था कि बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादित करता है, तो यहाँ पे सही जगह देखिएगा तो 95 ही है, लेकिन आयोग ने कहा कि हमने जो बिहार में जो पाइराइट का भंडार है, ये जो 95% ये भंडार है, ये स्टोर है, उत्पादन नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन को क्या किया था, डिलीट कर दिया था आयोग। नेक्स्ट है कि बिहार में सोना कहाँ पे पाया जाता है, काफ़ी बार न्यूज़ में पूछा, बीपीएससी के अंदर कई बार पूछा गया, तो ये जमुई जिला में पूछा गया, इसलिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का अधिकांश भाग किस मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो बिहार का अधिकांश भाग जो हो जाता है आपका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। 121 नंबर ये फिजिक्स का है, ये यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है। सीमांत घर्षण बल का मतलब होता है न्यूनतम बल किसी चीज़ को चलाने के लिए, यानी कि 200 न्यूटन फोर्स का है कोई चीज़, तो उसमें कम से कम जो सीमांत घर्षण बल होगा वो 200 न्यूटन ही होगा, कम से कम, यानी कम होगा तो 200। तो यहाँ पे उससे थोड़ा यानी 201 हो सकता है, 220 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ऑप्शन 200 के नज़दीक वाला ही होगा, तो 200 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 121 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है फिजिक्स का ही एक जो है आपके जो है ये आपके जो है बल वाला टॉपिक है। तो आप F बराबर ma जानते होंगे और A बराबर आपको होगा V माइनस यू बटा टी। तो यहाँ से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी के आधार पर सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर 14,000 न्यूटन आ जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि किसी घर में 1 महीने की ऊर्जा खपत 250 यूनिट होता है तो कितना होगा। तो बात के देखो 1 यूनिट जो होता है ये होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो 1 यूनिट इतना होता है, तो 250 यूनिट में इससे गुना कर दीजिए तो वो उतना ही आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि का जो चाल सर्वाधिक जो होता है वो स्टील में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 124 का। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है, तो ये क्या है, तो ये ऊर्जा सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो है बैल की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन, ये जो भी न्यूमेरिकल से संबंधित है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको जो हो जाता है किस तरीके का, तो जो तो कार्य बराबर जो है FD जो होता है उसी फार्मूला पे लगाइएगा, उसी फार्मूला के तहत इसको कर दीजिएगा। F दे दिया गया 140 और इंटू 15 गुना कर दीजिएगा, आपको जो आ जाएगा 2100 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट है समतल दूरी की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों अनंत हो जाती है, ये आपका सी होगा। अब 128 नंबर का फार्मूला है V बराबर IR होता है, ठीक है, V बराबर IR होता है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा जो होता है V बराबर IR हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हो जाता है एक फार्मूला और भी हो जाता है, P बराबर जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो V स्क्वायर R आ जाता है, सारा चीज़ आता है। लेकिन जो होता है ये इसका जो हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन इसका राइट आंसर जो पूछा है गलत कौन है, तो ये IR स्क्वायर, ये नहीं होता, बाद बाकी सब होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लघु पातन, जो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसमें क्या होता है अचानक से जो होता है वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो 129 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 130वां नंबर, उपकरण को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति का क्या नाम है, तो इसे फ्यूज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 0.1 HCl का समाधान का pH वैल्यू क्या होता है, तो ये लॉग माइनस पे सॉल्व कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में किस यौगिक का उपयोग होता है, तो ये हो जाता है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपियम डॉप्ट स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट है स्मार्ट फिल्म बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इंडियम टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा किससे संबंधित है, तो प्लेटिनम से संबंधित है। कार्सिनोमा किससे संबंधित है, प्लेटिनम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका गर्भ निरोधक गोलियां किस चीज़ का उपयोग होता है, तो इसमें जो होता है लेवोनोगेस्ट्रल होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि तेल को जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, तो इसका कारण है सभी हो जाएगा कि इसको रखिएगा तो आयरन जो उसके साथ लिंक करके जहरीला यौगिक बनाता है, इससे तेल की गुणवत्ता भी कम होता है और जंग लगने की समस्या देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में ये फिलहाल बैन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूरा नाम क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसका नाम पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेरेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39वां नंबर, इसमें पूछा जाए हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो एक अंतःस्त्रावी होता है, एक बहिःस्त्रावी होता है। तो जो हार्मोन जो होता है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है आपका 140वां नंबर की हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच कैसा संबंध है, यह एंडोपैरासाइटिज्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो पहला इम्यूनोग्लोबिन क्या बनता है, तो ये हो जाएगा IgE बनता है, क्या बनता है, IgE बनता है। नेक्स्ट आपका 142वां नंबर, जैविक झिल्ली किससे बना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस चीज़ का बना होता है। 143वां नंबर पे पूछा जा रहा है कि नॉन कॉन्सडेन कौन सा है, नॉन सेंस कॉन्डन क्या है, तो ये UAA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विलुप्त होने वाले जो प्रजाति विलुप्त होने वाली होती है उससे क्या कहा जाता है, तो उसे लुप्तप्राय के नाम से जाना जाता है।
पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल कौन सा है, तो लगातार खरीफ फसल से पूछा जाता है। खरीफ फसल के बारे में पूछा जा रहा है, तो खरीफ फसल जो होता है इसमें गन्ना होता है, जौ, चना, सरसों जो होता है, गेहूँ जो होता है आपका जो होता है ये होता है आपके रबी फसल। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आप AP कॉन्डले, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आम हम लोग जो खाते हैं ये क्या होता है, तो आम जो होता है एक मध्यवित्ती को हम लोग खाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है माइकोराइजा का संबंध किससे है, तो ये खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो देख सकते हैं 1 घंटा से भी कम समय में लगभग 50 मिनट हमने जो है 71वीं BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एनालिसिस किया, जो 72वीं BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दरोगा में भी पूछे जा सकते, ADO में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, TRE4 में भी पूछे जा सकते हैं। इसको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चैनल पर पहले विजिट करते सब्सक्राइब करना ना भूलें।